हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 8 राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 को कवर करेंगे। चैप्टर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 8 के अंदर हम उसके ऑफिसर्स की पावर्स और ड्यूटीज़ को पढ़ते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज होते हैं चैप्टर 8 के अंदर, इसलिए इसको आपको कंटेस्ट तो कर ही लेना चाहिए। उस चैप्टर 8 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमने सेक्शन 42 के अंदर जो इसका लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था ये ऐड हुआ था राजस्थान फाइनेंस एक्ट 2040 के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, इसे इंसर्ट किया गया था। ठीक है, अब हम चैप्टर 8 को कवर करते हैं। चैप्टर 8 बात करता है सेक्शन, इसकी रेंज, सबसे पहले चैप्टर 8 की रेंज है 43 से लेके 53। टोटल 10 चैप्टर इसके अंदर कवर होते हैं। अब हम सेक्शन 43 को कवर करते हैं। सेक्शन 43 बात करता है पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल। ऑफिसर के पास क्या पावर है कि वो एंटर कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है जहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है, सेल होती है। ठीक है, द एक्साइज कमिश्नर, हम ये पूरा एक्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, राजस्थान एक्साइज एक्ट। तो ये इंस्पेक्शन और मैन्युफैक्चर और सेल्स किसकी रिगार्डिंग हो रही है, एक्साइज एक्ट में जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी है, एक्साइजेबल आर्टिकल, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, लिकर, उन सब की रिगार्डिंग है। एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रैंक प्रिस्क्राइब कर दिया कि इससे नीचे का रैंक वाला एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं ये एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर, ए पॉइंट कहता है एंटर एंड इंस्पेक्ट, एंटर कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं एट एनी टाइम बाय डे और नाइट, दिन में भी रात में भी। ठीक है, एनी प्लेस इन विच एनी लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर कैरिंग ऑन मैन्युफैक्चर और स्टोर एनी एक्सेसिबल आर्टिकल। ठीक है, जहाँ पर क्या क्या है, लाइसेंस के द्वारा क्या करें, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है एक्सेसिबल आर्टिकल को, वहाँ पर एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर किसी भी टाइम, भले दिन हो या रात, किसी भी प्लेस पे क्या कर सकता है, एंटर कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बी पॉइंट बात करता है एंटर एंड इंस्पेक्ट एट एनी टाइम विद इन द आवर ड्यूरिंग विच सेल इज़ परमिटेड। फॉर एग्जांपल कि कोई शॉप है, ठीक है, जहाँ पर एक्साइजेबल आर्टिकल को सेल किया जाता है, तो उसका जो आर है, उसका ओपनिंग आर कहते हैं हम, जैसे जैसे उसका ओपनिंग आ गया है 10 से 5 बजे तक का। ठीक है, तो जो उस टाइम पे वो क्या करता है, सेल करता है, सेल को परमिट करता है कि हम सेल करेंगे, उस आर के टाइम की बात की गई है, विद इन द आर ड्यूरिंग विच द सेल इज़ परमिटेड एंड एट एनी अदर टाइम ड्यूरिंग विच द सेम मे बी ओपन, या कोई और टाइम पे जब वो ओपन है। ठीक है, एनी प्लेस इन विच द एक्सेसिबल आर्टिकल इज़ केप्ट, जहाँ पर एक्सेसिबल आर्टिकल को रखा गया है फॉर सेल बाय एनी पर्सन होल्डिंग अ लाइसेंस, जिसने इस लाइसेंस होल्ड किया इस एक्ट के अंदर, वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट सी बात करता है एग्जामिन एनी बुक अकाउंट रजिस्टर, एग्जामिन टेस्ट मेजर वेट एनी मटीरियल्स या स्टील यूनिट यूटेंसिल इम्प्लीमेंट्स अप्रेंटिस और एक्सेसिबल आर्टिकल फाउंड इन सच प्लेस। उस प्लेस में जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर ये एक्सेसिबल आर्टिकल है, वहाँ पर हम एग्जामिन करके क्या कर सकते हैं, बुक को, अकाउंट्स को, रजिस्टर को टेस्ट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, वेट्स को, यानी मटेरियल को, यूटेंसिल्स को। ठीक है, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं और सीज़ भी कर सकते हैं। डी पॉइंट सीज़ की रिगार्डिंग बात करता है कि हम सीज़ कर सकते हैं एनी मेजर वेट टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव टू बी फॉल्स। जब एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर को ये रीज़न होता है कि वो बिलीव करते हैं कि ये गलत है, ठीक है, तो भी क्या कर सकते हैं, वो उनको सीज़ कर रख सकते हैं, उन आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, सील्स कर सकते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स को, वेट्स को, मेज़र को यहाँ पर सील किया जा सकता है। अब सेक्शन 44 की बात करते हैं। सेक्शन 44 बात करता है पावर ऑफ सर्टेन ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इनटू ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। ऑफिसर के पास क्या पावर है, इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग में। सेक्शन 44 कहता है एनी ऑफिसर, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एनी ऑफिसर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर कोई एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर के बारे में बात नहीं की है, एनी ऑफिसर वर्ड यूज़ किया है। एनी ऑफिसर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक एज स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की गई उस रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। मे इन्वेस्टिगेट इनटू एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, इस
एक्ट के अंदर जो ऑफेंस पनिशेबल किए गए उनके अंदर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं विद इन द लिमिट ऑफ द एरिया विच सच ऑफिसर एक्सरसाइज जुडिक्शन। कहाँ तक, जहाँ उनको एरिया प्रिस्क्राइब कर दिया कि ये आपका जुडिक्शन है, उस जुडिक्शन के अंदर ही क्या कर सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 बात करता है एनी ऑफिसर में एक्सरसाइज द सेम पावर। ये इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनके पास क्या पावर सेम है, सेम पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज इफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज जो कॉग्निजेबल केस में अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12। सीआरपीसी के चैप्टर 12 में, सीआरपीसी का चैप्टर क्या बात करता है, चैप्टर 12 बात करता है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना और पुलिस की क्या पावर है इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग, वो चैप्टर 12 कवर करता है सीआरपीसी का। तो जो चैप्टर 12 के अंदर पावर्स दी गई है वो सेम पावर किसके पास होगी, उस ऑफिसर के पास होगी जो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेक्शन 44 के अंदर। अब इसका प्रोवाइडेड कहता है, नहीं सॉरी प्रोवाइडेड नहीं है, इसका फर्दर कहा गया है कि एंड इफ़ स्पेशली एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई ऑफिसर स्पेशली एम्पावर्ड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई ऑफिसर स्पेशली एम्पावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सच ऑफिसर में विदाउट द रेफरेंस टू मजिस्ट्रेट, उन्हें मजिस्ट्रेट की रेफरेंस के बिना, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है कि विदाउट द रेफरेंस टू मजिस्ट्रेट एंड फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन राइटिंग स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग। वो क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोसीडिंग को भी स्टॉप कर सकते हैं वो ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के रेफरेंस के। क्यों, क्योंकि उनको पावर किसने दी है, स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल पावर दी है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के रेफरेंस से भी फर्दर प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन कंसर्न और सपोज टू बी कंसर्न इन एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट विच ही हैज़ इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, उनको ऐसे लगता है कि हमें फर्दर प्रोसीडिंग नहीं करनी है तो वो नहीं भी कर सकते। ठीक है, ये इनकी स्पेशल पावर हो गई है। सेक्शन 45 बात करता है पावर ऑफ अरेस्ट, सीजर एंड डिटेंशन। एनी ऑफिसर ऑफ द एक्साइज पुलिस, यहाँ पर वर्ड कौन कौन से ऑफिसर आ रहे हैं, यहाँ के अंदर आ रहे हैं एनी ऑफिसर ऑफ एक्साइज पुलिस, सॉल्ट, कस्टम, नारकोटिक्स, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक एंड सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शन एज अ स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया कि इस रैंक के नीचे के नहीं होने चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन है तो उस रेस्ट्रिक्शन के होते हुए एंड एनी अदर पर्सन। तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 जनों की बात की गई है। डूली एम्पावर्ड इन बिहाफ में अरेस्ट विदाउट वारंट। कितना इंपॉर्टेंट है ये कि वो बिना वारंट के क्या कर सकते हैं, उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। उनके पास क्या पावर है, अरेस्ट करने की पावर है। एनी पर्सन फाउंड कमिटिंग एन ऑफेंस, ठीक है, जो क्या कमिटिंग एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट एंड मे सीज, अरेस्ट की पावर है, सीज करने की पावर है, डिटेन करने की पावर है। एनी एक्सेसिबल आर्टिकल और अदर आर्टिकल, ना कि सिर्फ एक्सेसिबल आर्टिकल और दूसरे और भी आर्टिकल विच हैज़ रीज़न टू बिलीव, जिनमें ये लगता है वो कॉन्फिस्केटेड है अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर वो क्या है, कॉन्फिस्केटेड है। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू एक्साइज रेवेन्यू, एक्साइजेबल आर्टिकल है और अदर आर्टिकल भी है जो कॉन्फिस्केटेड है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, और अदर लॉ में टाइम टू टाइम रिलेटिंग टू एक्साइज रेवेन्यू है, उन्हें भी क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। एनी पर्सन अपॉन हुम एंड एनी वेसल, रिफ्ट, व्हीकल, एनिमल, पैकेज, इन सब को क्या कर सकते हैं, वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जो उनको रहना ऐसा लगता है कि सीज कर सकते हैं उनको। ठीक है, उनको लगता है सस्पेक्टेड है ये आर्टिकल्स। तो ये सारी पावर किनके पास है, इन 5 जनों के पास जो हमने अभी पढ़े हैं। इन 5 जनों के पास ये पावर है कि उनको क्या कर सकते हैं, अरेस्ट का पावर है, सीजर का पावर है, डिटेंशन का पावर है। तो सेक्शन 45 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चैप्टर 8 तो कम्प्लीटली पूरा इंपॉर्टेंट है। अब हम सेक्शन 46 पे आते हैं। सेक्शन 46 बात करता है पावर ऑफ एक्साइज कमिश्नर और मजिस्ट्रेट टू इशू वारंट फॉर सर्च और अरेस्ट। क्या पावर है एक्साइज कमिश्नर की और मजिस्ट्रेट की इशू करने के लिए वारंट को, वारंट किसके रिगार्डिंग, सर्च और अरेस्ट के रिगार्डिंग। द एक्साइज कमिश्नर और मजिस्ट्रेट, हमने हेडिंग के अंदर तो 2 जने को पढ़ा, एक्साइज कमिश्नर और मजिस्ट्रेट को,
पर अगर हम सेक्शन को कम्प्लीटली रीड करते हैं तो इसमें 3 जने हैं, एक्साइज कमिश्नर, मजिस्ट्रेट और एक्साइज ऑफिसर। इन 3 के पास क्या है, पावर है। duly empowered in this behalf, having reason to believe that an offence under this act has been or is likely to be committed may, तो वो क्या कर सकते हैं, may issue a warrant for search। यहाँ पॉइंट ये बात करता है सर्च ऑफ एनी प्लेस के रिगार्डिंग, search of any place in which he has reason to believe that any accessible article or any utensil, implemented apparatus or material in respect of which such offence has been or is being or is likely to being committed are kept or concealed। क्या रखा है उसको, या तो उसको ये सब मतलब जो बर्तन है, एक्सेसिबल आर्टिकल हो गया है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हो गया है, जो कोई मटेरियल हो गया, उनको वहाँ पर रखा गया है या वहाँ पर छुपाया गया है, ठीक है, तो वो उस प्लेस को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग वो क्या वारंट इशू कर सकते हैं। बी पॉइंट बात करता है इशू ऑफ वारंट फॉर अरेस्ट। अब यहाँ पर उस पर्सन के अरेस्ट के रिगार्डिंग बात की गई है। पहला पॉइंट बात कर रहा है सर्च के लिए, दूसरा बात कर रहा है पर्सन के अरेस्ट के रिगार्डिंग। whom he has reason to believe to have been engaged in the commission of any such offence, कि वो उनको कि वो engaged है किसे, इस ऑफेंस के अंदर, जो ऑफेंस होगा उसके अंदर वो इंगेज है, तब वो क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं इशू करके, वारंट को इशू करके, ठीक है। अब सेक्शन 47 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 47 बात करता है पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर टू सर्च विदाउट वारंट। बिना वारंट के भी वो सर्च कर सकते हैं, ये इनकी पावर है एक्साइज ऑफिसर की। यहाँ वर्ड यूज़ किया हुआ है एक्साइज ऑफिसर। वेन एवर एन ऑफिसर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, यहाँ क्या लिखा है, वेन एवर ऑफिसर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट not below the rank as the state government may prescribe has reason to believe that offence punishable under this act has been or is being or is likely to be committed in any place, and that such warrant cannot be obtained without affording the offender the opportunity of escape or the concealing the evidence। क्या अगर हम देख फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन है, वो भागने वाला है और वो भागेगा, उससे पहले हम कह रहे हैं कि हम जाते हैं और सर्च वारंट लेके आते हैं या वारंट लेके आते हैं उसके अरेस्ट के रिगार्डिंग, तब तक तो वो भाग जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये उसको पावर दी गई है कि हम बिना अरेस्ट वारंट को लेके आए, ठीक है, या सर्च वारंट को लाए, बिना वारंट के हम क्या कर सकते हैं, उसे जो भागने वाला है, ठीक है, स्केप होने वाला है, कंसील कर सकता है एविडेंस को। फॉर एग्जांपल एक वो क्या कर सकता है कि कोई जो एविडेंस इंपॉर्टेंट है उसको छुपा रहा है, क्या कर रहा है कि उसको जला रहा है। अगर वो एविडेंस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो हमारा जो प्रूफ हो गया वो कितना वीक हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये सेक्शन 47 के अंदर ये पावर दी गई है, एट एनी टाइम बाय डे, भले वो दिन में या रात में, ठीक है, एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं वो प्लेस को, ठीक है। अब प्रोवाइडेड का क्या कहता है, प्रोवाइडेड कहता है प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर शैल बिफोर एंटरिंग सच प्लेस रिकॉर्ड द ग्राउंड फॉर हिज बिलीफ एज अफोरसाइड। पर उनको क्या करना पड़ेगा, अपना ग्राउंड लिखना पड़ेगा कि आप वहाँ पर क्यों गए, उसका रीज़न क्या था, तो वो अपने ग्राउंड्स को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे ऑफिसर। सबसेक्शन 2 बात करता है एवरी ऑफिस एक्साइज ऑफिसर एज अफोरसाइड में सीज, क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं एनीथिंग फाउंड इन सच प्लेस, उस प्लेस के अंदर उनको कुछ चीज़ें मिलती है विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव कि वो कॉन्फिस्केटेड है इस एक्ट के अंदर, और मैं उसको डिटेन भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं इफ़ ही इज़ थिंक प्रॉपर, और अरेस्ट एनी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस। अदर क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं एक्साइज ऑफिसर whom has reason to believe to be guilty of such offense, ठीक है। ये हमने सेक्शन 47 के अंदर कवर किया है। अब 48 सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 48। सेक्शन 48 बात करता है प्रोसीजर रिलेटिंग टू अरेस्ट एंड सर्च। क्या प्रोसीजर होगा अरेस्ट और सर्च के रिगार्डिंग में। द प्रोविज़न ऑफ दिस कोड ऑफ CRPC, मतलब CRPC का जो प्रोविज़न है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 रिलेटिंग टू अरेस्ट, सर्च वारंट, प्रोडक्शन ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड
and investigated into offences shall be held to be applicable so far as may be to all the action taken in this respect under this act। जो हमने CRPC के अंदर जो प्रोविज़न है अरेस्ट के रिगार्डिंग, सर्च के लिए, सर्च वारंट के रिगार्डिंग में पर्सन को प्रोड्यूस करना जिसको हमने अरेस्ट किया है, और इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग, वो सब के सब क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे इस एक्ट के अंदर भी। अब इसका प्रोवाइडेड कहता है, इसका प्रोवाइडेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट मे बी इन्वेस्टिगेटेड इनटू विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। क्या? विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट एंड एनी वारंट इशूड बाय द एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर ड्यूली empowered in this behalf under section 46 may be executed by any officer selected for that purpose by the authority issuing the warrant। यहाँ बोला है कि 46 के अंदर किसी को एम्पावर्ड किया गया है कि आप क्या करेंगे कि वारंट इशू करेंगे, ठीक है, वारंट है, उस वारंट के रिगार्डिंग वो वर्क करेंगे, ठीक है, उनके पास पावर दी है उस वारंट के, तो उनको वो क्या करेंगे, वो ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे विदाउट द ऑर्डर। तो उसको किसी की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं, किसी की मतलब यहाँ पर आ गया मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होगी, एनी वारंट इशू बाय द एक्साइज कमिश्नर की या एक्साइज ऑफिसर के लिए। तो इसका रीज़न, इसलिए मेन रीज़न ये है क्योंकि 47 के अंदर ऑलरेडी हमने क्या किया, एक ऑफिसर को सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए, ठीक है। अब इसका सेकंड पॉइंट बात करता है, वेन एवर एन एक्साइज ऑफिसर मेक एनी अरेस्ट, कोई अरेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं, सीजर करते हैं, ही शैल विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर, देर आफ्टर मेक अ फुल रिपोर्ट, उसके रिगार्डिंग उनको क्या करनी होगी, एक फुल रिपोर्ट बनानी होगी, ऑल द पर्टिकुलर ऑफ अरेस्ट सीजर, जो भी चीज़ें उन्होंने अरेस्ट की है, अरेस्ट के रिगार्डिंग, सर्च के रिगार्डिंग, सर्च किया है, सीज किया आर्टिकल, वो सब के सब उनको इमीडिएटली किनको देना होगा, अपने ऑफिसर इंचार्ज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, इमीडिएटली ऑफिसर सुपीरियर को, एंड शैल अनलेस, जब तक कि बेल है, बेल जो है 49 के अंदर जो बेल है वो एक्सेप्ट नहीं कर दी गई है, टेक और send the person arrested and the article seized with all the convenient dispatch to the magistrate for trial। अब ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल के लिए क्या करेंगे, वो क्या कर सकते हैं, वो जो पर्सन, जिस पर्सन को अरेस्ट किया उसे, जो आर्टिकल सीज्ड किया उसे, इनके पास भेज देंगे, मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल के लिए। थर्ड पॉइंट बात करता है, no search shall be deemed to be illegal by the reason only for the fact that the witnesses for the search were not inhabitant for the locality in which the place of search is situated। कि वहाँ पर कोई लोग नहीं है, लोकेलिटी में कोई लोग नहीं थे, उनके विटनेस के बिना हमने क्या कर दिया है, सर्च कराया, तो वो सर्च क्या होगा, इलीगल नहीं कहलाया जाएगा। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कह रहा है कि हमारी जो सर्च है उसे हम क्या इलीगल नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई विटनेस नहीं था लोकेलिटी की, तो उसका मतलब ये नहीं होगा जो हमने सर्च किया उस प्लेस पे वो क्या हो गया, इलीगल, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट 6 है, ठीक है, ये ऐड किया था 2007 में, ओके। द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 162 ऑफ CRPC, जो 162 CRPC का प्रोविज़न है कि हम मतलब जो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उस पर साइन नहीं करना है, ठीक है, शैल नॉट अप्लाई टू द इन्वेस्टिगेट मेड अंडर दिस एक्ट। तो सेक्शन 162 CRPC का एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं है। वहाँ पर हमको बोला है कि आप साइन नहीं कर आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई स्टेटमेंट आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान दी है जिस पर्सन ने, तो उस टाइम आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट वो चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, इस एक्ट के अंदर वो एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर आपको साइन करना पड़ेगा अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो ठीक है। अब हम सेक्शन 49 को कवर करेंगे। सेक्शन 49 भी 2007 में ऐड हुआ है। सेक्शन 49 बात करता है मॉडिफाइड एप्लीकेशन फॉर सर्टेन प्रोविज़न ऑफ द कोड। मॉडिफाइड किया गया है यहाँ पर एप्लीकेशंस को, ठीक है। जो सेक्शन 167 CRPC की बात कर रहा है कि 167 CRPC के अंदर कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट नहीं होती है ना, तब उस रिगार्डिंग के बारे में बात किया, बट यहाँ पर उसको मॉडिफाई किया गया है।
shall apply to the case of involving the offense punishable under the proviso of, इस एक्ट के अंदर कहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है, सेक्शन 54 के प्रोविज़ो पे और सेक्शन 54 बी डी और सेक्शन 56 इन पर क्या हो रहा है, ये एप्लीकेबल हो रहा है सेक्शन 167 CRPC। ठीक है, अब ये कहता है कि सेक्शन 167 ऑफ CRPC शैल अप्लाई टू द केस इन्वॉल्विंग एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रोविजो टू सेक्शन 54 और अंडर द सेक्शन 54B, 54D और 56 ऑफ दिस एक्ट सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन। ठीक है, सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन दैट इन सबसेक्शन 2 देयरफॉर रेफरेंस टू 60 डेज एंड 90 डे। हमने 167 CRPC में 60 डेज़ और 90 डेज़ के प्रोविज़न को पढ़ा है कि 90 डेज़ कब, जब ऑफेंस डेथ से पनिशेबल हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशमेंट हो या मोर देन 10 ईयर्स के लिए हो। ठीक है, उसके लिए और 60 डे अदर देन दिस। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। वो चीज़ क्या कह रहा है, रेफर टू 60 जो 90 डेज है, दे ये कह रहा है वेर एवर दे अकर शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज रेफरेंस टू, उसको कैसे रेफरेंस में पढ़ा जाएगा 120 डेज। तो यहाँ पर उसको इस सेक्शन के अंदर हम उसको 120 डेज़ और 180 डेज़ के रेफरेंस में उसको पढ़ेंगे। जहाँ पर 60 डे और 90 डेज़ था, वहाँ पर हम 60 डेज़ की जगह 120 डे और 90 डेज़ की जगह 180 डे को पढ़ेंगे। सब सेक्शन 2 कहता है नथिंग इन कंटेंट इन सेक्शन 438 CRPC का क्या बात करता है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए। तो यहाँ पर पूरी तरह से बोल दिया कि एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अरेस्ट होने वाले तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दो, नहीं। नथिंग इन सेक्शन 438 of the court shall apply in relation to any case involving the arrest of any person on the accusation of having committed an offence punishable under the proviso to section 54, 54B, 54D, 56। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा, जो बेनिफिट है 438 एंटीसिपेटरी बेल का CRPC का, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब सबसेक्शन 3 बात करता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड नो पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर, इन सेक्शन के अंदर जो पनिशेबल है, शैल इफ इन कस्टडी, अगर वो कस्टडी में, बी रिलीज ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड उसने इशू किया उस पर, अनलेस कब तक हम उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, अगर वो कस्टडी में या बेल के में या बॉन्ड में, अगर वो खुद पे बॉन्ड देता है तो। अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ गिवन अ अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन ऑफ सच रिलीज, अगर पीपी ने बोल दिया कि नहीं, अपोज करा एप्लीकेशन केस के रिलीज़ के रिगार्डिंग में तब, और बी पॉइंट बोल रहा है व्हेन पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज द एप्लीकेशन एंड कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट, और कोर्ट भी क्या होते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं दैट देर इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीविंग दैट ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस एंड दैट इट इज़ नॉट लाइकली टू कमिट एनी सच ऑफेंस वाइल ऑन बेल। जब कोर्ट ये सेटिस्फाइड होता है कि बेल के टाइम पे ये ऑफेंस कमिट नहीं करेंगे, ये गिल्टी नहीं है इस ऑफेंस के रिगार्डिंग, ये दो चीज़ों पे, तब हम क्या कर सकते हैं, उसे जो क्या बेल ग्रांट कर सकते हैं बॉन्ड इशू करवा के। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है, जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कोड, तो कोड का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। कोड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कोड का मतलब होता है CRPC, हम CRPC के अंदर के भी पढ़ चुके हैं। अब सेक्शन 50 बात करता है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर ऑफ सर्टन डिपार्टमेंट्स टू रिपोर्ट ऑफेंस एंड टू असिस्ट एक्साइज ऑफिसर। क्या करना है, एवरी ऑफिसर ऑफ अ पुलिस, जो पुलिस के ऑफिसर है, सॉल्ट, कस्टम, नारकोटिक्स के, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, शैल बी बाउंड, वो बाउंड होंगे टू गिव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, कि इनको इन्फॉर्मेशन देना है उन्हें इमीडिएटली एक्साइज डिपार्टमेंट को, ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विच मे कम इनटू हिज नॉलेज। जो पुलिस ऑफिसर हो गया या लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनकी नॉलेज में क्या कोई ऑफेंस आया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इमीडिएटली किनको इन्फॉर्म कर देंगे, एक्साइज डिपार्टमेंट को।
ठीक है। एंड टू ऐड, और उनकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, एनी ऑफिसर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट इन कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अपॉन रिक्वेस्ट मेड बाय सच ऑफिसर। अगर उस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट की है तो आपको क्या है, आप बाउंड हो कि आपको उनकी मदद करनी होगी। और आप बाउंड किस लिए हो, आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देनी होगी एक्साइज डिपार्टमेंट को जब आपके नॉलेज में ये ऑफेंस आया है तब, ठीक है। ये ड्यूटीज़ बता दी गई है ऑफिसर की सेक्शन 50 के अंदर। सेक्शन 51 बात करता है ड्यूटी ऑफ अ लैंड होल्डर एंड अदर्स टू गिव इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर लैंड होल्डर की ड्यूटीज़ बताइए। एवरी ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड, द एजेंट ऑफ एनी सच ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच, एंड सबसेक्शन 2 कह रहा है एवरी सरपंच, पंच, पंचायत इस्टेब्लिश अंडर द राजस्थान पंचायत एक्ट 1953, लंबादार, village headman, village accountant, village policeman, in whose village there shall be any manufacture, illegal import, collection of any accessible article not licensed under this act, जिनका क्या हुआ, लाइसेंस नहीं है इस एक्ट के अंदर, और any unlawful cultivation, collection of any plant from which intoxicating drugs can be produced shall be bound to be in absence of a reasonable excuse बाउंड होंगे टू गिव नोटिस टू द सेम मजिस्ट्रेट। किनको देना है, उनको नोटिस देना है टू द मजिस्ट्रेट और तो ऑफिसर ऑफ द एक्साइज, पुलिस, कस्टम और द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इमीडिएटली द सेम शैल हैव कम इनटू हिज नॉलेज। जैसे ही किसी सरपंच, पंच, जो पंचायत है, ठीक है, कोई विलेज का हेडमैन है या विलेज का अकाउंटेंट है या विलेज की पुलिस है, उनके नॉलेज में जैसे ही आता है जहाँ पर वो लाइसेंस नहीं है एक्सेसिबल आर्टिकल का मैन्युफैक्चर करना, इलीगल इंपोर्ट करना, कलेक्शन करना, कल्टीवेशन करना किसी प्लांट का या कलेक्ट करना, वो जब भी इनके नॉलेज में आता है तो कि इमीडिएटली नोटिस किसको दे देंगे, मजिस्ट्रेट को दे देंगे, ऑफिसर ऑफ एक्साइज को दे देंगे, पुलिस, कस्टम, इनको मतलब क्या इन्फॉर्म कर देंगे। ये इनकी ड्यूटी है, बाउंड है, इनको ये ड्यूटी इनको फुलफ़िल करनी है। अब सेक्शन 52 बात करता है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल सीज। क्या उनके पास ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की कि जो आर्टिकल सीज किया उनको अपने चार्ज में ले लें, अपने कंट्रोल में ले लें। एवरी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल टेक चार्ज ऑफ एंड कीप इन सेफ कस्टडी। अपने चार्ज अपने कंट्रोल में लेंगे और उसको सेफ कस्टडी में रखेंगे पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, जब तक कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ना आ जाए या एक्साइज कमिश्नर का या एक्साइज ऑफिसर का जो ड्यूली एम्पावर्ड है। ऑल आर्टिकल सीज्ड अंडर दिस एक्ट, जो जितने भी आर्टिकल आपने सीज करे इस एक्ट के अंदर, विच मे बी डिलीवर टू हिम, जो उनको डिलीवर किए गए, एंड शैल अलाउ एनी ऑफिसर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट हु मे अकम्प्लाई सच आर्टिकल्स टू द पुलिस स्टेशन और मे be deputed for the purpose of by his superior officer to affix his seal to such article। आपने जितने भी आर्टिकल सीज किए हैं उसमें क्या करना है, आपको अपनी सील लगानी है, ठीक है, अफिक्स करनी है टू सच आर्टिकल एंड टू टेक सैम्पल ऑफ एंड फ्रॉम देम। अगर आपने उसमें से आर्टिकल में से कोई सैम्पल लिया हुआ है तो उस सैम्पल पे भी आपको क्या करना है, ऑल सैम्पल शोल टेकन शुड शैल ऑल्सो बी सील, उस सैम्पल पे भी आपको क्या करना है, सील लगानी है। ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की ये ड्यूटी है कि जितने भी आर्टिकल आपने लिए, सीज किए हैं, वो एक तो उसको सेफ कस्टडी में रखना है, उसका चार्ज ले लेना है और उस पर क्या करनी है, सील लगानी है। सेक्शन 53 बात करता है पावर टू क्लोज शॉप फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस। पब्लिक पीस के लिए, लोक शांति के लिए आपको क्या करनी होगी, दुकान बंद करनी होगी। यहाँ इंपॉर्टेंट आ जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए बोला है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाय नोटिस इन राइटिंग, क्या करेंगे, राइटिंग में नोटिस देंगे लाइसेंसी को, मे रिक्वायर दैट एनी शॉप इन विच द एक्साइसेबल और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग इज सोल्ड, ठीक है, शैल बी क्लोज एट सच टाइम और फॉर सच पीरियड एज यू थिंक फिट नेसेसरी, या ठीक है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक पीस। लोक शांति के लिए क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं लाइसेंसी को कि जहाँ पर एक्सेसिबल आर्टिकल और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स बेची जाती है, क्या आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, या जो उन्होंने टाइम पीरियड उनको सही लगता है कि आप उसको क्या कर दें, शॉप को क्लोज करें। सब सेक्शन 2 बात करता है इफ़ रायोट और अनलॉफुल असेंबली इज एप्रीहेंडेड और अकर इन अ
इन द वेंसिटी ऑफ एनी सच शॉप मजिस्ट्रेट, किन के बारे में बोला है, मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनी क्लास में कौन सा क्लास, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी आ सकते हैं और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी आ सकते हैं। एनी क्लास और एनी पुलिस ऑफिसर, और कोई पुलिस ऑफिसर भी अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, जो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर के होंगे, हु इज़ प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है, मे रिक्वायर सच शॉप टू बी केप्ट क्लोज फॉर सच पीरियड एज यू थिंक नेसेसरी। तो वो क्या कर सकते हैं, उस शॉप को भी बंद कर सकते हैं। किस केस में, रॉयट के केस में और अनलॉफुल असेंबली के केस में, ये दो केस पे मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास और जो कांस्टेबल्स के ऊपर के रैंक के पुलिस ऑफिसर है वो। अब इसका प्रोवाइडेड कहता है दैट where any such riot or unlawful assembly occur, the licensee shall, in the absence of magistrate or police officer, close his shop without any order। अब जहाँ पर रायोट हो रहा है, अनलॉफुल असेंबली आ रही है, अब वहाँ पर आप क्या किसी मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर का थोड़ी ना वेट करोगे, आप डायरेक्ट ही अपनी शॉप बंद कर दोगे, क्योंकि आपको पता है इससे आपकी शॉप के नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको उनके ऑर्डर के बिना भी, ऑर्डर का वेट करने के बिना आप डायरेक्ट अपनी क्या कर सकते हो, शॉप को क्लोज़ कर सकते हो। सो हमने इस वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर 8 को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 9 को कवर करेंगे। थैंक यू।